नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं संविधान का एमसीक्यू भाग 5। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? अर्थात अगर राष्ट्रपति महोदय को हटाना हो, महाभियोग लगाना हो तो प्रस्ताव लाना पड़ेगा पहले। तो प्रस्ताव लाने के लिए कितने लोग के साइन अनिवार्य हैं बताइए जरा। 1/4, 1/3, 2/3 या कोई नहीं? बताइए। यस, इसका आंसर है 1/4। ठीक है जी, ओके डन। लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप राष्ट्रपति महोदय को, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है, महाभियोग उसकी जो व्याख्या है वो है अनुच्छेद 61 में। क्लियर? बस आपको इतना याद रखना है, 14 इसके बीच में, 14 के बीच में एक स्लैश लगा दीजिए। कितना हो गया? 1/4 और उसके बाद 2/3 प्लस 2/3 पास। यानी कि अर्थात अनुच्छेद 61 में लिखा है कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। बीच में स्लैश किया तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए प्रस्ताव पर महाभियोग लगाने के लिए, और वो किसी भी सदन में हो सकते हैं, चाहे उच्च सदन में भी, निम्न सदन में भी, अर्थात लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। उसके बाद जिस सदन में प्रस्ताव आया 2/3 बहुमत से वो पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा और उसकी फिर जांच की जाएगी आरोपों की, और 2/3 से अगर वो पास हो गया तो राष्ट्रपति महोदय को नमस्ते। लेकिन सौभाग्यवश हमारे देश में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और इसका जो आधार होगा, आधार याद कर दीजिए, जो इसका आधार होगा वो होगा संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण, अगर संविधान का अतिक्रमण हो रहा है तभी ऐसा होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। क्लियर? संविधान का अतिक्रमण कर होगा। दूसरा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता देता हूं। देखिए, सीजेआई, अगर सीजेआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना हो तो उसके लिए अगर लोकसभा में प्रस्ताव आ रहा है तो 100 लोग प्रस्तावक होने चाहिए, और राज्यसभा में आ रहा है तो 50 लोग प्रस्तावक होने चाहिए। ओके, सो लोकसभा में, राज्यसभा में 50, और इनमें क्या है 1/4 है सीधा। ओके, तो और फिर क्या है? यस, सेम 2/3 प्लस 2/3, यानी कि पहले 2/3 बहुमत से पास, उसके बाद 2/3 से दूसरे में पास। ओके, उसके बाद 2/3 से पास। ठीक है जी। फिर क्या जाएगा? ये राष्ट्रपति महोदय के पास, और राष्ट्रपति महोदय साइन कर देंगे और सीजेआई सर को नमस्ते। ओके ओके, डिफरेंस मालूम हो गया? ये यहां पर 1/4 है, यहां 100 या 50 है। और इनकी जो व्याख्या है 124 में है, और 124 में इनकी नियुक्ति भी है, और 124 में इनको हटाना भी है। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए, हमने कई बार पढ़ चुके हैं। ओके, बहुत ही, इसका मतलब पंचायती राज विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय बताइए। अच्छा बताइए, पहले यहां से शुरू करते हैं, यहां से पढ़ा था ना, बताइए। यस, 55, 1955। उसके बाद बताइए, नहीं 55 नहीं, सॉरी 56, 77, सिंघवी 87, राव, सिंघवी 87, राव बताइए जरा। यस, 85, राव 85, सिंघवी 87, और एक और थी पीके थुंगन। तो पीके थुंगन जो है, पीके थुंगन जो समिति है ये है 88। ओके, तो याद कर लीजिए, सन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 56 में बलवंत राय मेहता, 77 में अशोक मेहता, 87 सिंघवी और 85 राव, और पीके थुंगन 88। तो कालक्रम कर लीजिए। अब नेक्स्ट, राज्यपाल को अध्यादेश
जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 210, 211, 212, 213, बताइए जरा फास्ट रिप्लाई कीजिए। यस, 213। देखिए, हमने राष्ट्रपति महोदय का अध्यादेश पढ़ा है, जो संविधान वाली वीडियो है हमने अच्छे से डिस्कस किया है, राष्ट्रपति महोदय की शक्तियां और निर्वाचन वगैरह। तो उसमें हमने पढ़ा था 123, 1 2 3, ठीक है जी। 2 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? राज्यपाल यानी कि गवर्नर, राज्यपाल महोदय की इनकी हो जाएगी। 2 को बाहर निकाल लिया तो 2 1 3, तो 1 2 3 2 1 3 सेम है, बड़ा इजी है याद करना। और अध्यादेश आपको मालूम ही है, अध्यादेश एक तरह का कानूनी होता है। जब देखिए कानून कब बनते हैं? जब संसद का सत्र चल रहा हो, चाहे ग्रीष्मकालीन हो चाहे शीतकालीन हो, और सत्र नहीं चल रहा है, तुरंत कानून बनाना है। जैसे निर्भया केस हुआ, कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, ठीक है ना, तो निर्भया केस में क्या तुरंत राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश लाए थे, ओके, और वो कानूनी होता है, पूरा कानून का काम करता है। और जब भी सत्र चलता है लोकसभा का, तो सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह के अंदर अंदर इस अध्यादेश को पास होना अनिवार्य भी है। आगे बढ़ते हैं। किस 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 संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? बताइए जरा। प्रस्तावना में प्रश्न ये भी पूछते हैं कि कितनी बार संशोधन हुआ है, कब हुआ है, तो बताइए जरा। यस, बिल्कुल बढ़िया, 42 हुआ है। धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं, एक ही बार हुआ है। और कब हुआ है? 42वां कब हुआ था? 76 में, ठीक है जी, 76 में हो गया, ओके डन। 44वां आपको पता ही है, विधि के समक्ष समानता, हम पढ़ चुके हैं पहले भी, नहीं सॉरी, जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको क्या बना दिया? विधिक अधिकार। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको क्या बना दिया गया? उसको क्या बना दिया? यस, विधि का अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया उसको, ओके। संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। और एक इसमें एक शब्द और जोड़ा गया, सैन्य विद्रोह। सैन्य विद्रोह, इसी के आधार पर आपातकाल लगा था ना पहले 75 में, तो उसमें क्या शब्द था? आंतरिक अशांति। अब क्या हो गया? सैन्य विद्रोह। और ये कब हुआ बताइए जरा। यस, 78 में, बहुत बढ़िया। अच्छा, 56 कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। जो गोवा है, ये इसको राज्य का दर्जा दिया गया, गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन, जो 73वां है, बताइए जरा। कल डिस्कस किया था हमने इससे पहली वीडियो में। यस, गुड, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ओके। और पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया। और ये कब हुआ था? सन बताइए जरा। यस, 93 में, ओके, 93 में। विषय बताइए जी, विषय कितने विषय इसमें? यस, 29। और जो स्थानीय निकाय था, जो शहरी निकाय, शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पंचायत, 74वां संविधान संशोधन, उसमें कितने विषय थे? रिप्लाई कीजिए फास्ट। यस, 18 विषय थे। आगे बढ़ते हैं। विधि का शासन किस अनुच्छेद में है? विधि का शासन, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14। तो हमें पता ही है 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार, विधि के समक्ष सब समान है। 15 में क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ओके। 16 में क्या है? सेवा आयोजन में समानता, यानी कि रोजगार में समानता, लेकिन अपवाद है, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला आरक्षण, विकलांग आरक्षण, सैन्य आरक्षण, बहुत सारी है, ओके। अब एक आप देखिए, ये देख लीजिए, अनुच्छेद 13 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 13 है मौलिक अधिकारों का, यानी कि इसमें लिखा है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करता है या उसको समाप्त करता है, ओके। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों की शक्ति को कम करता है, राज्य।
अब देखिए जो राज्य की व्यवस्था है, राज्य की जो व्याख्या है, राज्य क्या है, बार बार संविधान आप पढ़ते हैं, राज्य राज्य शब्द आता है, तो ये है अनुच्छेद 12 में, इससे पहले वाले में। उसमें लिखा है राज्य का मतलब है, अगर राज्य सरकार के संदर्भ में बात हो रही है तो क्या, यस, क्या, राज्य विधानसभा प्लस राज्यपाल, ठीक है ना। और अगर केंद्र के संदर्भ में बात हो रही है तो क्या, यस, सदन प्लस राष्ट्रपति महोदय, दोनों सदन। और अगर यूनिट टेरिटोरी के बारे में बात हो रही है तो इसका राज्य का मतलब है वहां के गवर्नर। तो कोई भी इन तीनों में से कोई भी ऐसी विधि, ऐसे कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करता है, अनुच्छेद 13। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, मतदान की आयु से संबंधित प्रश्न, संबंधित संशोधन कौन सा, 41वां है, 51वां है, 61वां है, 71वां है, बताइए फास्ट। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, 61वां है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें 61 में 21 से मतदान की आयु कर दी 18, 21 से 18, 61 में की। ओके, अच्छा 41वां बता दीजिए एक बार। कल नहीं, पिछली वीडियो में मैं डिस्कस किया था, बताइए जरा। यस, इसमें आपको क्या करना है, 60 से 62, किसकी, राज्य लोक सेवा आयोग की जो है सदस्यों की आयु 60 से 62 कर दी, और संघ लोक सेवा आयोग की 65 ही रहने दी, यूपीएससी की 65 ही रहने दी। तो बड़ी किसकी, यस, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की 60 से 62, 41वां संशोधन। आगे बढ़ते हैं, विधि का शासन किसका द्योतक है, बताइए जरा, विधि का शासन किसका द्योतक है, विधि की सर्वोच्चता का, संसद की सर्वोच्चता का, न्यायालय की सर्वोच्चता का, कार्यपालिका की सर्वोच्चता का। देखिए प्रश्न कई बार आसान होते हैं लेकिन उसमें भी हम फिर कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, और मिस्टेक हो जाती है। देखिए अगर प्रश्न दोबारा आ रहे हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास, और अभ्यास का मतलब क्या है, प्रश्न बार बार आने, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस। और किसकी, जो अति से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी, कम टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए। तो विधि का शासन कंफ्यूज किसमें होंगे, इसमें या इसमें। तो अगर मोटी भाषा में सोचें तो विधि का शासन का मतलब है कानून का शासन है, देश में क्या है, कानून का शासन। अगर उसका कोई उल्लंघन करेगा, चाहे राष्ट्रपति महोदय हो, संविधान का अतिक्रमण करेंगे तो उनकी भी छुट्टी हो सकती है। सीजेआई हैं, इनका आधार जो है यह कदाचार या असमर्थता। ओके, इनको हटाने का अधिकार संविधान का अतिक्रमण, और इनका आधार है कदाचार या असमर्थता। ओके, तो अगर ये कुछ गड़बड़ करेंगे संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान मतलब कानून के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो इनको भी हटाया जा सकता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सीजेआई हो, सब हट सकते हैं। तो इसका मतलब विधि की सर्वोच्चता, ये इसका सही आंसर होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत विधायी शक्तियां बांटी गई थी, विधायी शक्तियां कितनी सूचियों में, 2, 3, 4, कोई नहीं भाई, 3 जो हम पढ़ते हैं ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है ना, पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। तो वो जो है 1935 के अधिनियम से ही है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। प्रथम विधि आयोग कब नियुक्त हुआ, 33वें, 35वें, 34वें, 36वें विधि आयोग, इससे एक साल पहले अर्थात 34 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की गई, द्वैध शासन प्रणाली बताइए जरा, समाप्त की गई। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909। बिल्कुल बढ़िया, 35 से भारत शासन अधिनियम 1935 से द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त की गई। ओके, लेकिन उसके बावजूद ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए पहले समझते हैं कि ये अधिनियम लिखा है, परिषद लिखा है, तो आप समझ लीजिए 1857 तक,
यानी कि जब कंपनी जो नियम बना रही थी, जब कंपनी का आधिपत्य था, और 1857 के बाद किसका? यस, ब्रिटिश की महारानी का हो गया डायरेक्ट, ठीक है, ब्रिटिश सरकार का। तो 1857 से पहले जितने भी अधिनियम कानून आए इनमें आता है परिषद। क्या आता है? परिषद। और 1857 के बाद जो आए उनमें है भारत शासन अधिनियम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो भारत शासन अधिनियम जो 1919 है, इसमें एक बात तो क्या हुई कि इसमें द्वैध शासन जो है, देखिए इसमें द्वैध दो चीज हुई, द्वैध और द्विसदनात्मक। इसमें द्वैध हुआ और हुआ, ठीक है, द्विसदनात्मक, ठीक है जी। तो इसमें प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। तो द्वैध शासन का मतलब है इसमें दो तरह के विषय बना दिए गए। कौन सा? एक तो बना दिया गया आरक्षित विषय और एक कर दिया गया हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। ओके, तो आरक्षित विषय वो थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। महत्वपूर्ण के थे जैसे वित्त, पैसा वाला, रक्षा वाला, ठीक है ना, पुलिस, न्याय। और हस्तांतरित वो थे जिसमें पैसे खर्च होने थे, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है ना। हस्तांतरित विषय भारतीयों को दिए गए, आरक्षित विषय अंग्रेजों ने अपने पास खुद रखे। ओके, क्लियर? इसका मतलब अगर अकाल पड़ेगा, कृषि से संबंधित कोई समस्या है, तो वहां के लोग किसको पकड़ेंगे? यस, भारतीयों को, और उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है, इनकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से छुट्टी ले ली। और एक विशेष बात देखिए, जो अगर पूछे द्वैध प्रांतों में द्वैध शासन का जनक कौन था, तो ये आप याद कर लीजिए, लियोनस कार्टियस। इंपॉर्टेंट नाम है, नोट कर लेना आप इसको। ओके, लियोनस कार्टियस, लियोनस कार्टियस, लियोनस कार्टियस। क्लियर? लियोनस कार्टियस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा आपको। 1935, अब 1935 में क्या काम किया? जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और इसको केंद्र में लागू कर दिया गया। प्रांतों में समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन और मेन पढ़ेंगे इसमें। और 10% मताधिकार दिया गया लोगों को। 10% मताधिकार कब? 35 में। 35 में 10% मताधिकार दिया गया। 35 में मात्र 10%। देखो जी, अब है एक है 1892। क्या है? रिप्लाई कीजिए। यस, 1892। यस, और 1892 में क्या हुआ? पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अगर पूछा जाए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब से लागू हुई, किस अधिनियम से? यस, 92। यस, याद कर लीजिए अच्छा से। ओके, और इसमें बजट पर क्या कर सकते थे? यस, बहस। क्या कर सकते थे? बहस। और बहस कैसे होगी? जब प्रश्न पूछे जाएंगे। बहस कब होगी? जब प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बजट पर बहस पूछे या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पूछे तो कब से शुरू हुई? यस, 92 से। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 1909, देखिए 1909 मार्लियामेंटो सुधार ही कहते हैं। नाम तो मार्लियामेंटो सुधार है, लेकिन क्या है? सांप्रदायिकता का आधार है। ओके, इसने क्या काम किया? पृथक जो चुनाव प्रणाली थी वो लागू की, यानी कि मुस्लिमों के लिए, यानी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में केवल मुस्लिम व्यक्ति ही खड़ा होगा चुनाव के लिए। ओके, मिंटो जो था उस समय वायसराय था और मार्ले जो था भारत सचिव था, अर्थात ब्रिटेन की संसद में बैठता था, भारत के मामलों के विषय में ब्रिटेन की संसद में बताता था भारत सचिव। ओके, और एक चीज और देखिए, यहां 1909 में पहले भारतीय सदस्य जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में बने वो थे एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, और जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे पहले।
ठीक है, अस्थायी रूप के लिए बनाया था उनको SP सिन्हा, और ये थे विधि सदस्य। किस रूप में थे ये? विधि सदस्य के रूप में ये बने। ओके, आगे बढ़ते हैं। 121वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है किससे? 121वां संविधान संशोधन विधेयक अत्यधिक पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण से, शिक्षा के अधिकार से, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से, या कोई नहीं? बताइए जरा, बताइए। यह है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से। देखिए, इसका संशोधन आपको बुक में मिलेगा और 99 न्यायिक नियुक्ति आयोग बना था। हालांकि कॉलेजियम व्यवस्था थी तो सरकार ने उसमें, ताकि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको निरस्त कर दिया। ओके, तो ये था 99वां संविधान संशोधन। देखिए, विधेयक जो आए यहां तक वो आए थे 121। अगर ये विधेयक पूछे तो 121वां है, 121वां है। ओके, संविधान संशोधन विधेयक। हालांकि कई बार ऐसे विधेयक शब्द नहीं इसमें लिखा है, डायरेक्ट 121 भी पूछ लेगा, तो ये है 99। ओके, लेकिन आप समझ लीजिए ये क्या 121 का मतलब है 121वां संविधान संशोधन विधेयक आया है, और संशोधन जो हुआ है वो कौन सा है? ये 99। और प्रेजेंटली मेरे ख्याल जो है 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। विधेयक की बात नहीं कर रहा हूं, 106 संविधान संशोधन विधेयक हो चुके हैं। और उसके हिसाब से जो 106वां है शायद 127वां है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 127वां। राज्यों को अधिकार दिए हैं जो ये OBC की लिस्ट वगैरह बनाने के। ओके, तो मैं समझता हूँ आपको मजा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। और ये प्रश्न जो है, इसके अलावा प्रश्नों के अलावा जो भी मैंने आपको बातें बताई, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत से बहुत महत्वपूर्ण। तो आप इनको भी नोट करते रहिए, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपको परीक्षा में, चाहे बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, चाहे छोटी से छोटी परीक्षा हो, सब में इसका आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओके, तो समापन करते हैं आज का। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।